नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी मौजूदगी वृंदावन में है। प्रेम मंदिर के ठीक सामने होली की शुरुआत हो गई है। होली का रंग चढ़ने लगा है और मथुरा ब्रिज की गलियों में आपको भीड़ दिखने लगी है। लेकिन होली के बीच हेट स्पीच का दौर भी चल रहा है। संबल सीओ ने जो कहा वो सही कहा, गलत कहा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। 52 जुमा उससे जुमे के बीच में होली है और उस बीच उनकी एक अपील, इसको लेकर अलग अलग तरीके की बयानबाजी। कुछ मौलाना कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी को यह बात चुभ रही है, लेकिन कुछ मुस्लिम ये भी हैं जो कह रहे हैं संबल सीओ ने कुछ गलत नहीं कहा, ठीक कहा। इस पर यहाँ के लोगों की राय क्या है ये हम जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ यहाँ के साधु संत भी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा होगी औरंगजेब पर चल रहे उमड़ रहे प्रेम पर, जो पॉलिटिक्स चल रही है उसकी भी। सवाल ये कि औरंगजेब से प्रेम, संभल पर इस तरीके की बयानबाजी, ये क्या सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने का खेल है? करेंगे इस पर डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। मैं समझता हूं कि हमारे शासन को तुरंत कार्रवाई करके उनको निलंबित करना चाहिए। इस तरीके की बयानबाजी एक सीओ को करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। बात रही जुमे की, अगर 1 घंटा टाइम बढ़ा भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ऐसी भाषा को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जिससे किसी भी समुदाय के अंदर डर पैदा हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अब आदमी को यूपी भेज दिया तो उसका इलाज कर देंगे, तो इनको कहीं और भेज दिया जाए, लोग उनका इलाज कर दें। ये दोनों इस देश को बांग्लादेश, तालिबान और पाकिस्तान, देश में होली का खुमार चढ़ने लगा है। होली की खुमारी के बीच नफरती बोली भी जमकर बोली जा रही। लिहाजा सवाल कि क्या इस देश में नफरती बोली का इस्तेमाल हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए हो रहा है? क्या नफरती बोली के जरिए वोट बैंक को साधने और बहुसंख्यकों को बांटने का खेल चल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक ओर औरंगजेब तो दूसरी ओर संबल सीओ की होली के दिन नमाज की अपील पर माहौल गरमाया हुआ है। मोर्चा खोला है समाजवादी पार्टी ने। मोर्चा औरंगजेब के समर्थन का, मोर्चा संबल सीओ के खिलाफ उकसाऊ बयानों का। दाव ये चला जा रहा कि संबल सीओ अनुज चौधरी का बयान भड़काऊ है। लेकिन पहले बात औरंगजेब प्रेम पर सपा की योगी से अदावत की। औरंगजेब के समर्थन में खड़े अबू आजमी का समर्थन खुद अखिलेश यादव ने किया। दूसरी ओर सीएम योगी ने अबू आजमी जैसे लोगों का यूपी में आने पर इलाज कर देने की बात कही। यही बात रामगोपाल यादव को चुभ गई। उन्होंने सीएम योगी के भी बाहर जाने पर इलाज की बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अब आदमी को यूपी भेज दिया तो उसका इलाज कर देंगे, तो इनको कहीं और भेज दिया जाए, लोग इनका इलाज कर दें। सीएम योगी पर रामगोपाल यादव का ऐसा बयान देना उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर लोगों की क्या सोच है वो भी सुनिए। महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और उसके विचारों का खंडन होना चाहिए, जो कि तब भी हुआ था और आज भी उसी विचारों का खंडन होना चाहिए। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसका राजनीतिक करने का तरीका अलग था और एक आधे वर्ग को वो कमजोर बनाने की कोशिश करता था। संभाजीनगर ठीक है, शिवाजी महाराज से जाने जाता है वो। औरंगजेब ने खाली यार राज्य कर रहा था, धोखे से कर रहा था उसने। कभी योगी के योगी होने पर सवाल, कभी योगी के भगवा पहनने पर सवाल, कभी महाकुंभ पर सवाल, और अब औरंगजेब प्रेमियों के इलाज पर सपा का इतना दर्द क्या सिर्फ वोट बैंक की वजह से? दर्द तो सपा का संभल पर भी दिखाई देता है। पत्थरबाजों पर हुई कार्रवाई से परेशान सपा अब संभल सीओ के बयान के बाद से बेचैन है। इन्हीं रामगोपाल यादव ने उनकी सरकार आने पर संभल सीओ को जेल भेजने की बात तक कह दी। अब कुछ मौलाना भी संभल सीओ के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। उनका कहना है ऐसी बोली बोलने वाले अधिकारी को पद से हटा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे शासन को तुरंत कार्रवाई करके उनको निलंबित करना चाहिए, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद के ऊपर हैं और उनको ये शोभा नहीं देता है इस तरीके से बात करना और इस तरीके की गुफ्तगू को कहना। आप अपनी होली मनाइए, हम अपने जुमे की नमाज पढ़ेंगे। आपकी 1 बजे खत्म हो जाती है, हम उसके बाद कर लेंगे। हमने किसी जगह अगर जिद की हो तो बताए हमको, हम कहाँ जिद पे अड़े? अपने ही तरफ से खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही अदालत, खुद ही जज, खुद ही पुलिस, खुद ही फैसला सब आप किए ले रहे हैं। देखिए, ये तय हो चुका है कि रमजान की जुमे की नमाज जो है वो 2 बजे होगी। फिरंगी महल से बाकायदा ऐलान हो चुका है। अब इस तरीके की बयानबाजी एक सीओ को करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है कि 52 बार जुमा आता है
और एक बार होली आती है, इस तरह की बयानबाजी से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जुमा भी आता है, मंगल भी आता है। लिहाजा पूरी तरीके से मुसलमानों से कह दिया गया है कि अमन व अमान कायम रखें। भी ऑफिसर्स होते हैं या जो भी इंतज़ामिया के लोग होते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो शहर के और सूबे के अमन व अमान को बहाल रखें। होली और रमज़ान एक साथ हैं और होली और जुमा एक साथ है। जाहिर सी बात है कि दोनों समुदायों के एक बड़े पर्व, जाहिर सी बात है रमज़ान मुबारक का ये दूसरा जुमा होगा और होली भी होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशनाइज माहौल को करने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी ऐसी भाषा को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जिससे किसी भी समुदाय के अंदर डर पैदा हो। लेकिन सवाल है, क्या इन चंद मौलानाओं का बयान ही मुस्लिम समाज की सोच है? साल में 52 जुमे और एक जुमे के दिन होली कैसे मने? इस पर संभल सीओ ने बयान देकर क्या गलत किया? सुनिए इकबाल अंसारी इस पर क्या कह रहे हैं। होली का त्योहार साल में एक बार आता है। बात रही जुमे की, अगर 1 घंटा टाइम बढ़ा भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होली जब लोग बनाते हैं, होली खेलते हैं, नमाज 1 घंटे बाद हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सवाब उतना ही मिलना है। अगर सीओ ने कहा है तो ठीक कहा है। हिंदू समाज भी संभल सीओ के साथ खड़ा होता दिख रहा। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और लोगों को संभल सीओ के बयान में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा, बल्कि वो तो अनुज चौधरी के बयान की तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले ऐसी घटनाएं घटी हैं कि किसी पे रंग डाल दिया, मतलब पड़ गया, कोई निकल रहा है, बच्चे डाल देंगे तो कहेंगे कि हमारी मोहतरमाओं को इन्होंने जानबूझ के रंग डाला है, हमारा इस्लाम जो है ये इसकी परमिशन नहीं देता, तो इसमें विवाद बढ़ेगा। संभल ऑलरेडी विवादित इस समय हो रखा है, तो मुझे लगता है कि उस अधिकारी ने सही मायने में ईमानदारी से काम किया। एक त्योहार हमारा आता है जो कि बहुत अहम है, बहुत बड़ा है, और अगर उस त्योहार को भी मनाने में हम लोगों को कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो बेकार है हमारा यहाँ हिंदुस्तान में रहना और इसको ये कहना कि ये भारत हमारा है। लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने का भाई उन्होंने कहा कि शांति से करिए, आप अपना त्योहार मनाइए, हम अपना त्योहार मनाएंगे। हमारा त्योहार तो सुबह से लेके दिन में 2 बजे तक होता है ना, उसके बाद आप नमाज पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी ना किसी को। चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है और ये विरोध सिर्फ पॉलिटिकली हो रहा है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो क्या जो माहौल संभल हिंसा के बाद विपक्ष नहीं बना पाया, वैसा माहौल संभल के सीओ के बयान पर मौलानाओं को भड़काकर बनाया जा रहा है, या संभल में शांति की अपील को सियासी रंग देना औरंगजेब वाली नफरती सियासत का एक्सटेंशन है? हालांकि अब होली पर विपक्ष की नफरती बोली को प्रदेश की जनता ही जवाब भी दे रही है। मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि होली के दिन नमाज पर सियासी गुलाल से कौन रंग खेलने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ से विनोद मिश्रा और संभाजी नगर से अतुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं सबसे पहले आपका परिचय जो बाहर से मेहमान मौजूद हैं उनसे करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मोहम्मद नईम खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, सैयद आरिफ हुसैनी है जो कि एमआईएम के नेता और प्रवक्ता हैं, विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चूंकि मैं पब्लिक के बीच में मौजूद हूँ, पब्लिक का ये राष्ट्रवाद है, लिहाजा पब्लिक का हक सबसे पहले बनता है। ये जो बयान आ रहे हैं संभल सीओ को लेकर कि इनको निलंबित कर दिया जाए, क्या ये बयान ठीक है? क्यों इस तरीके के बयान आ रहे हैं? देखिए, संभल के सीओ ने कोई भी गलत बात नहीं बोली। संभल के सीओ ने जो बोला वो वहाँ के कानून व्यवस्था की दृष्टि से, वहीं नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, वो बिल्कुल जो उसने उचित समझा वही बोला। तो संभल के सीओ को जो भी निलंबित कहा जा रहा है भड़काने वाला बयान, वो लोग कह रहे हैं, लोगों को कहने दो, लोग तो हमको भी भड़काने वाला कह रहे थे। हमने धर्म रक्षा संघ की तरफ से ये निवेदन किया था, मांग रखी थी कि हमारे संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में जिस प्रकार होली इसमें कुंभ के टाइम पर मुस्लिम समाज के लोगों का वहां से एक तरीके से प्रतिबंधित किया गया। चाहते हैं ना आए मुस्लिम? बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारे ब्रज क्षेत्र की होली में मुस्लिम। सपा को परेशानी है जो औरंगजेब प्रेमियों का इलाज पर योगी आदित्यनाथ का, उस पर रामगोपाल यादव करें, इनको कहीं भेज दिया जाए तो लोग इनका भी इलाज कर देंगे। ये नफरत की इंतहा क्यों है? ऐसा है, सपा के लोग ये समझ रहे हैं कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। सपा के लोग यह भी जान रहे हैं कि आने वाले समय में अगर मुसलमानों को अपना असली इतिहास पता चल जाएगा, मुसलमानों के नए बच्चों में अगर यह जोश आ जाएगा कि हम सनातनी हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, हमारा जो अस्मिता है, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो सौहार्द है, हमारी जो संस्कृति है, वह विश्व में सबसे नंबर 1 की सबसे प्राचीन संस्कृति। क्या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें हो रही? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये जो भी बयान दिए जा रहे हैं उसमें सभी लोगों का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, कुछ नेगेटिव भी अपना
अपना मत प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ब्रज में जो है मुस्लिम लोग वैसे तो बहुत नाम मात्र आते हैं, लेकिन आने भी नहीं चाहिए। आने भी नहीं चाहिए। चलिए, आपका ये बयान क्यों इस तरीके के सामने आ रहे हैं? भड़काऊ बयान है, पॉलिटिक्स के लिए है, वोट बैंक की खेल है, क्या है आपके साथ? नहीं, ये कोई भड़काऊ बयान नहीं है। क्या है फिर? संभल सीओ ने जो कहा, सनातन धर्म को रखने के एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे चाहिए संभल में, जरूरी था। हाँ, वो जरूरी था। उन्होंने ये कहा कि या तो आप अब समय बदलें या इनको। औरंगजेब प्रेमियों का इलाज, तो फिर सपा को परेशानी क्यों? सपा को तो परेशानी होनी है, तो राम मंदिर के विरोधी है, सनातन धर्म के विरोधी है, हिंदुत्व के विरोधी है, राष्ट्रवादी नहीं हो सकते वो कभी भी। लोहियाबाद का उन्होंने केवल बाना ओढ़ रखा है, जहाँ पर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद ही प्रथम रहेगा। ठीक है, राष्ट्रवाद प्रथम रहेगा, लेकिन विजय राठी जी, ये इतनी नफरत की इंतहा, औरंगजेब प्रेमियों का इलाज, तो जो औरंगजेब प्रेमियों का इलाज करे उसका इलाज, क्या कैसा इलाज चाहते हैं भाई आप? बता दूं कि जितनी बातें चल रही हैं, अभी मैं सुन रहा था आपको लेकर के, मैं बात सीओ से शुरू करूंगा, जो सीओ का भी अब सवाल मैं देख रहा था सामने। देखिए, जब सीओ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम करे, तो ये हर पार्टी का या हर नागरिक का, देश का ये कर्तव्य बन जाता है कि उस चीज को सामने रखे। और जितना बेहतर हम जानते हैं शायद कोई नहीं बता सकता, हम इनके पड़ोसी हैं। अपने भाई को बीडीसी उठा करके ब्लॉक प्रमुख बनवाना मुजफ्फरनगर सदर से, अपने भाई के लिए मीरापुर की सीट से उपचुनाव में टिकट मांगना, अपने भाई को बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष बनवाना, ये एक सीओ के काम हो सकते हैं? सीओ की कार्यशैली एक अधिकारी की नहीं है। मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, आला जो इनके अधिकारी और शीर्ष पे बैठे जो नेता, उनको खुश करने का काम सीओ अनुज चौधरी कर रहे हैं। इनका अगर कार्यशैली देखनी है तो आइए मुजफ्फरनगर, देखिए किस तरीके से पता चलेगा कि अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करना, तो कार्यशैली होनी चाहिए थी विजय राठी? पत्थरबाजों को खुली छूट दे दी जाए, वर्दी उतार। क्या आप चाहते हैं कि होली के दिन जुमा है, उस दिन कोई गाइडलाइन प्रशासन ना जारी करे? आप ये चाहते हैं इस तरीके की कार्यशैली हो? आप ये चाहते हैं विजय राठी? का काम भी इन्हीं ने करा, ये पत्थरबाजी भी इन्हीं का देन है, ये दंगा भी इन्हीं की देन है। और ये जो चेतावनी नहीं, तो आपने देखा था, ये सपा के हेडक्वार्टर से जारी हुआ है, कोई सबूत है आपके पास? और आप कह रहे हैं परिवार की बात। विजय राठी कोई भी कहे, कम से कम भाई आप लोग ये बात मत कहा करिए। आपकी पार्टी का आधार, आपकी पार्टी पर आधे से अधिक परिवार के लोगों का कब्जा है। कितने विधायक, कितने सांसद आपके परिवार से बन गए? मैं नहीं उधर जाना चाहता हूँ। एक परिवार आपकी पार्टी को चला रहा है, यादव परिवार, तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। लिहाजा ये परिवार की सियासत उधर इधर उधर की ये ज्ञान कम से कम आप लोग मत दिया करिए, हजम नहीं होता है भाई। आप वर्दी की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, खुल के मैदान में आइए ना, दो हाथ हो जाएं। किसने मना किया? उतारिए वर्दी। अरे तो इसमें राजनीति कहाँ है? अपने भाई, मेरे भाई, राजनीति कहाँ है विजय राठी? आप ये कहिए कि बयान सही दिया, गलत दिया, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इसमें सियासत क्या है? सियासत ये है कि बयान का तरीका गलत है। पीस कमेटी की रिपोर्ट में जो मीटिंग होती है, हम भी जाते हैं, कैसे बात होती है हमें पता है। वो धमकी नहीं होती, वो समझाना होता। उसमें ये नहीं होता कि आप मत निकलिएगा, आपको ऐतराज है आप मत जाइएगा, वो तरीका होता है और यही इंटरप्रिटेशन होता है। उसमें लास्ट में बोल दो, अरे नहीं, ये नहीं कहा विजय राठी, गलत कोट मत किया करिए। अनुज चौधरी ने नहीं कहा कि आप मत निकलिएगा। अनुज चौधरी ने कहा कि जिसको रंग अच्छा ना लगे वो ना निकले, जिसको अच्छा लगता है वो निकले, खेले। उन्होंने ये नहीं कहा कि मत निकलिए, तो आधा अधूरा मत कोट किया करिए भाई अपनी पॉलिटिक्स की तरह। उन्होंने कहा आपको ऐतराज है, अगर 52 बार आता है, होली एक बार है, आपको दिक्कत है तो मत निकलिए। अरे वो पुलिस अधिकारी है, उनको मैनेज करना कि सब लोग आए, और भारत की संस्कृति है, सब लोग होली हो, ईद हो, सब लोग मिलते जुलते हैं। ये क्या दीवार खड़ी कर रहे हैं? जैसे मेरठ में मैनेज हो रहा था, जैसे पहले मेरठ में मैनेज हो रहा था, समय बांट दिया जाए। मेरठ में बताइए क्या हुआ मेरठ में, बताइए क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कल यहीं पर ये बात उठी थी, इसी कार्यक्रम में ये बात उठी थी। से पहले बताइए, मेरठ में होली और ईद एक साथ नहीं हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले क्या हुआ बताइए? होली के दिन कोई दंगा फसाद हुआ क्या? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी है, नहीं ठीक है, खड़ी हुई है। अभी नहीं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। आरपी सिंह ये कह रहे हैं कि अनुज चौधरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब वो पॉलिटिक्स किसके साथ है, किसके खिलाफ है, ये एक बड़ी बात है। देखिए राकेश जी, मैं इनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। इनका सारा फोकस इस बात पे है कि अनुज चौधरी का परिवार क्या कर रहा है, अनुज चौधरी ने क्या कहा उस पर नहीं बात कर रही है। और जो अनुज चौधरी ने कहा वो क्या गलत कहा? अनुज चौधरी ने सिर्फ नहीं कहा ना कि भाई आप 52 बार साल में मौका मिलता है आपको, एक बार होली है, ये एक दूसरे के साथ मिलकर करिए। ये तो गंगा यमुनी तहजीब की बात करने वाले लोगों में से है, बताइए ना। अब वो गंगा यमुनी
तहजीब कहाँ गई? अब तो कोई बात नहीं है जी, क्योंकि बात करते अब इनको लगता है कि नहीं अरे देश को तोड़ने वालों, हमारे को मौका मिलेगा तो हम करेंगे। गद्दारी करने वालों, आप बाकी लोगों ने मना किया ना, आपको तो नफरत है इस चीज से, नमाज ये पढ़ आपके लेंगे। मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। क्या दिक्कत है इसमें? सीओ ने इतने कहा भैया आप अपना टाइम एडजस्ट कर लीजिए, या आप फिर होली के रंग पर ऐतराज मत करिए। और वो कॉशन कर रहा है कि अगर कोई बेटी बहन कोई और जाए और रंग लग जाए तो उसमें बुरा मत मानिएगा। इसमें राजनीति क्यों करनी है? एक उसका काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहे, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, उसकी वो चिंता कर रहे हैं। आपको अपना समय याद आ गया कि जब आप थानों में घुसकर थानेदारों को पीटते थे, वो समय याद है ना आपको, जब आपके थानेदार भैंसों के पीछे भागते थे। तो वैसा नहीं है यूपी। आज यूपी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ठीक है, और बिल्कुल जो भी शरारत करेगा उसको चिंता करेगा। नहीं, मैं इस पर भी आता हूँ। आरिफ हुसैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ हुसैनी जुड़ चुके हैं। आरिफ हुसैनी, होली का त्योहार है भाई, प्रेम का त्योहार है, मिलजुल कर एक दूसरे को रंग खेलते हैं। बहुत जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग भी होली में शामिल होते हैं, लेकिन ये इस तरीके की बात है। सीओ ने कह दिया कुछ, औरंगजेब पर बात, तो फिर तो ऐसा दर्द है कि वो दर्द खत्म ही नहीं होता है। आरिफ हुसैनी की आवाज नहीं आ रही है। मैं फाजिल के पास चला जाता हूं इसी सवाल के साथ। फाजिल, यही सवाल आपके लिए है। ये औरंगजेब पर इतना प्यार उमड़ता है कि वो गजब खत्म नहीं होता, या फिर संभल सीओ ने कह दिया कि भाई ठीक है, जिसको नहीं खेलना है वो घर में रहे, जिसको खेलना है बाहर आ जाए, हम तो सब चाहे मिलकर खेलें। किसकी पॉलिटिक्स खत्म हो रही है इससे? कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, तब मैंने कहा था कि पुलिस मैनुअल के हिसाब से पूर्व डीआईजी डीजीपी विक्रम सिंह ने बाकायदा टीवी डिबेट में कहा कि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। एक किसी भी वर्दीधारी अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार नहीं होता है, वो सक्षम पीआरओ अफसर होता है। एसपी का पीआरओ लिखित में प्रेस नोट रिलीज करता है। अब अगर आप अपनी जबरदस्ती शासन चलाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे लग रहे सीओ फाजिल भाई सुनिए ना, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, फाजिल भाई जिस वीडियो की बात कर रहे हैं और जिन विक्रम सिंह जी की आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो आपने मुझे भेजा था, मैंने वो वीडियो सुना भी था। उसमें जो उन्होंने कहा था कि इस तरीके के संवेदनशील मुद्दों पर क्या उनको अधिकृत किया गया था, नहीं किया गया था, ये एक अलग का विषय है। पुलिस मैनुअल के हिसाब से ऐसा नहीं कि वर्दीधारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्दीधारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ठीक है ना, ये डिपार्टमेंट देखेगा भाई। फाजिल अहमद, ये डिपार्टमेंट देखेगा कि उस समय सीओ ने जो बयान दिया वो ठीक दिया, गलत दिया, देना था, नहीं देना था, अधिकृत थे, नहीं थे, ये डिपार्टमेंट देखेगा। ये डिपार्टमेंट देखेगा ना। नहीं, आप कैसे तय करेंगे फाजिल अहमद? ये डिपार्टमेंट देखेगा कि मैं कहाँ जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल उठा रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये कहा कि भाई जिसको रंग नहीं खेलना है वो घर में रहे, तो इससे किसी को दिक्कत क्यों हो गई? हाँ, डिपार्टमेंट देखेगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर अनुज चौधरी की ये अपील कि जिसको रंग नहीं खेलना है थोड़ी देर के लिए घर में रह ले, तो ये कुछ लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है कि इस तरीके की भड़काने वाली बातें हो रही है? आज कोई नहीं है क्या? हजारों साल से साथ हम लोग होली खेल रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कोई नई बात हो रही क्या देश के अंदर? कब होली और जुमा की दुनिया में पूरे इतिहास में आज तक क्या पड़ा? और दूसरी बात, औरंगजेब की आपने कहा, तो औरंगजेब भी सबकी गर्मी निकाल लेते, इसीलिए लोग ना आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। औरंगजेब भी तो सबकी गर्मी निकालते थे, इसीलिए ना आज उनकी चर्चा हो रही है। आज क्यों उनको बुरा कर रहा है? तो जो लोग आज औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, क्या उनको से इतिहास माफ करेगा? उनको भी तो इतिहास माफ नहीं करेगा। अगर आप भी तो औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, आप भी क्रूर शासक जैसी, आप तो लोकतंत्र के राजा हैं, वो तो शाही के राजा थे, और आप तो लोकतंत्र के राजा हैं। आपकी भाषा इतनी क्रूर है, सुनिए, आम आदमी पसंद नहीं कर रहा। फाजिल, इनके पूर्वजों ने डर के नहीं, रुकिए की नोक में ठीक है, इस्लाम कबूल किया था। नईम, यस, औरंगजेब की गर्मी की बात कर रहे हैं। नईम खान ये कह रहे हैं कि यहाँ पर औरंगजेब की भाषा बोली जा रही है। अब ये सोचने की बात है कि यहाँ पर औरंगजेब की भाषा अगर बोली जा रही होती तो क्या फाजिल अहमद यहाँ पर बैठकर बोल पाते क्या? या फिर आरिफ को यहाँ पर बुलाया जाता बोलने के लिए, या फिर आपको बुलाया जाता बोलने के लिए? बोलने की इजाजत दे रहा है, किसी का एहसान नहीं है मेरे ऊपर। जी, मैं आपसे कहूंगा तो बिल्कुल दे रहा है, तो मत कहिए कि यहाँ पर औरंगजेब की भाषा बोली जा रही है, क्योंकि भारत के संविधान में औरंगजेब की जगह नहीं है फाजिल, इसलिए औरंगजेब की वकालत मत किया करिए मेरे सामने। आई बात समझ में? उसी भारत के संविधान में औरंगजेब की जगह नहीं है। चलिए रुकिए, नईम खान बोलिए, रुकिए, एक्सपोज हो गए,
देखिए फाजिल आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए, इसीलिए आप एक्सपोज हो गए। जाइए नईम खान बोलिए। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी बात चंद सेकंड में रखूं। जहां तक डीओ साहब का सवाल है, ये इनका एक व्यक्तिगत बयान है, और जहां तक मुसलमान लोगों को मैं समझता हूं या जिस धर्म विशेष से मैं ताल्लुक रखता हूं, हम लोगों का ये मानना है कि तमाम मुसलमानों का इतना दिल शुरू से बढ़ा रहा है, और हम लोग इतनी गंगा जमुना तहजीब में विश्वास रखते हैं कि 1 घंटे अगर नमाज थोड़ी सी आगे पीछे होती है तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद बचपन से लेकर अब तक 1 बजे भी नमाज पढ़ता आया हूँ, 1:30 बजे भी नमाज पढ़ता आया हूँ, 2:30 बजे भी नमाज पढ़ता आया हूँ, क्योंकि मेरा मजहब इसकी इजाजत देता है, और इसमें इतना बड़ा कोई ब्लंडर नहीं हो गया है। तो इसको आराम से लीजिए, और ये एक बहुत संशील मुद्दा है, इस पर आप राजनीति बिल्कुल मत गरमाइए, कोई भी लोग इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट से मत जोड़िए। नहीं नईम भाई, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये इतनी बेचैनी क्यों हो रही है कुछ लोगों को, जैसे फाजिल को इतनी बेचैनी हो रही है, जैसे सपा को इतनी बेचैनी हो रही है, कुछ मौलाना हैं उनको इतनी बेचैनी हो रही है, कई सारे मुस्लिम है। इकबाल अंसारी जिन्होंने अयोध्या का पूरा केस लड़ा, वो तो ताल ठोक कर कह रहे हैं संभल के सीओ ने ठीक कहा, क्या गलत कह दिया? तो क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? देखिए, हर धर्म, मैं आपसे ये कहूंगा, हर धर्म विशेष में हर तरह के लोग होते हैं, और सबका एक अपना है अपनी बात को प्रेजेंट करना। तो मैं किसी रिश्त बात ना करते हुए मैं आपसे एक कॉमन अगर बात करूं, तो जितना मैं मुसलमानों को समझता हूं या जानता हूं, या मैं अपनी 7 पीढ़ियों को समझता आया हूं, हम लोग बहुत एक सब्र को सामने रखते हुए बात करते हैं, और हमें लगता है कि हम बचपन से होली भी खेले हैं, दिवाली भी खेले हैं, इन लोगों ने हमारी ईद की सिवैयां भी खाई हैं, हम लोग इन्हीं के साथ पढ़े हैं। आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जुम्मा साथ पढ़ रहा है, ये तो शुरू से बिल्कुल ठीक बात है, और यही हिंदुस्तान की खासियत है कि यहाँ पर ईद की सेवैयां, होली के रंग, सब दिवाली की पटाखे सब एक साथ चलते हैं। मैं लोगों के बीच जाऊं, लेकिन उससे पहले आरिफ भाई आपके पास आ रहा हूं। ये औरंगजेब से प्यार, भाइयों को इस बात से कुछ खुशी मिलती है कि वो आधे घंटे फालतू होली खेल लें, और मैं अगर अपनी नमाज 15 मिनट आगे पीछे पढ़ सकता हूँ, जिसकी धर्म मुझे इजाजत देता है, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं है, और इसके लिए अगर कोई अपील की जाती है तो उसको अन्यथा भी बहुत नहीं लेना चाहिए, चाहे भले वो सख्त अंदाज में की गई हो। लेकिन अरे भाई, ये औरंगजेब से इतना प्यार, संभल सीओ की इतनी खिलाफत, बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए था संभल सीओ के बयान को। बहुत सारे लोगों की ऐसी राय है, लोग इस बात को कह रहे हैं कि उसको पॉजिटिवली आप क्यों नहीं लेते। लेकिन ये क्यों है भाई कि औरंगजेब जो नहीं है, जिसने इतना कलंक बोया इस देश में, उससे इतनी हिमायत? जी नहीं साहब, देखिए औरंगजेब का जो इतिहास रहा है, औरंगजेब का जो कार्यकाल रहा है, औरंगजेब का जो कार्यकाल हुआ है आज से 300-400 साल पुराना है, उसको इतिहासकार बताएंगे। यहाँ पर आप और हम बैठ के नहीं इसके ऊपर चर्चा कर सकते। दूसरी बात, आज लाइमलाइट में आने के लिए कोई भी लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या सीओ साहब हो, इनको इश्यू बना के बहुत बड़ा टारगेट कर दे रहे, हिंदू मुसलमान का टारगेट कर दे। देखिए सीओ साहब ने जो वाक्य का इस्तेमाल किया है संभल में, उन्होंने राजनेता की तरह बात किया है। अगर वो बात राजनेता करते तो उसका असर ज्यादा होता था, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पे, आपका काम है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात करनी चाहिए था, लेकिन सीओ साहब ने राजनेता की तरह बात का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इसलिए उनका विरोध हो रहा है। उन्होंने सबको समान नजर से देखना चाहिए था, उन्होंने खुद जाके वहाँ पर एक मीटिंग लगाना चाहिए था, वहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को बुलाना चाहिए था, त्योहार मनाने वाले हमारे भाइयों को बुलाना चाहिए था, और टाइमिंग आगे पीछे कर सकते थे, किसी की उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन हिंदू मुसलमान का इश्यू बढ़ा है, इसलिए कि इनको कुछ करके दिखा रहे हैं, इसलिए ये खतपानी देने का काम। अच्छा आरिफ भाई एक बात बताइए, एक तो पीस पार्टी की, पीस कमेटी की वहां पर मीटिंग हुई थी, उसके बाद इन्होंने बयान दिया। मुझे एक बात बताइए, उनके इस बयान से आपको क्यों लगता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है? जी साहब, ये जो है इनका काम है रूल ऑफ लॉ को लागू करना, इनका काम है पूरे संविधान को मेंटेन करना। इन्होंने राजनेताओं की तरह बात करके थोड़ा सा मामले को गलत कर दिया। मैं भी कहूंगा कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। अगर जिस चीज से मैं कह रहा हूँ, क्यों आपको नेता जैसा बयान लग रहा, क्यों इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर आपको लग रहा है? आरिफ भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर इस पर लोगों की राय लूंगा मैं। नहीं, इसलिए लग रहा है कि उन्होंने जिस भाषा का जिस जगह पे उपयोग किया है उस स्थान पर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए था। दोनों समाधाओं को बिठा के अगर करते तो इसकी बात का ज्यादा असर होता। नहीं, उन्होंने ये कहा है ना कि अरे नहीं आप नहीं बता पा रहे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संभल सीओ के बयान से कानून व्यवस्था को खतरा होगा। कैसे खतरा होगा? अरे कानून व्यवस्था का मतलब ही नहीं है। हमारे मथुरा वृंदावन में भी ऐसी पीस कमेटी की बैठकें होती हैं, हम भी जाते हैं उन बैठकों में, और उन बैठकों में सार्वजनिक रूप से जो अधिकारी होते हैं वो इस तरीके के बयान देते हैं जिससे कि शांति व्यवस्था बनी रहे। संभल सीओ के बयान से कानून व्यवस्था को खतरा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कानून भाषा नहीं बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? चाप खतरा होगा इससे? खतरा बिल्कुल नहीं हुआ। एक मिनट सर, ये जितने भी बात कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म के लिए निष्पक्ष होकर के
जब शासन कोई कार्यवाही करता है तो चाहे वो अखिलेश हो और चाहे वो अंसारी हो, इन सबको जो है सपा वालों आप बताइए कानून व्यवस्था को खतरा होगा इससे? बिल्कुल कोई खतरा नहीं है और ऐसी ही कानून व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि जिस समय महाराष्ट्र सरकार औरंगजेब की उस कब्र को खोद करके फेंक देगा, उस दिन से और शांति और अमन हो जाएगी पूरे देश में। लीजिए एक अलग बात हो गई भाई, औरंगजेब की कब्र ही खोद दी जाएगी। संभल सीओ का बयान आपने सुना? जी सुना तो नहीं, लेकिन फिर भी कभी भी हिंदू हित की बात होती है तो उसमें सारे ऑब्जेक्शन उठाते हैं दूसरी पार्टी वाले और ये कहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है? एक उन्हें वोट बैंक के चक्कर में वो कुछ भी करने को तैयार है। वोट बैंक के खिलाफ कहाँ से? नहीं बिल्कुल, मैं यूपी से बरेली से है, तो बरेली के पास ही है, बहुत दूर तो है नहीं। जी है तो, लेकिन मैंने बयान उनका सुना नहीं, इसलिए मैं इस पे कोई अभी टिप्पणी नहीं। ठीक है, होली का बरेली से तो खून की होली का ऐलान किया गया है। कल जरा खेल के दिखाएं खून की होली, हम भी खेलने के लिए तैयार हैं। अब हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ऐसी बात नहीं। आप बताइए आरिफ भाई, ये बताइए, लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है अधिकारी बयान देते हैं भाई, कई बार लोगों को सख्त एक मैसेज देना होता है, क्योंकि संभल में पिछले दिनों जिस तरीके से हिंसा हुई तो वहां पर लोग ऐसा मान रहे कि सख्त मैसेज देना था। आपने जितने लोगों से भी बयान दिया है वो पूरा नफरतबाज है। देखो कोई औरंगजेब के बारे में क्या बोल रहा है, क्या खोदने की बात कर रहा है, कोई चूड़े पहनने की बात कर रहा है, कोई लहंगा पहनने की बात कर रहा है। ये लोग अमन शांति की बात करने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुकूमत चल रही है वो ठाकुरों को खुश करने के लिए चल रही है। ये माइनॉरिटी और दलित समाज के खिलाफ काम कर रही है। तो अमन शांति की बात कैसे होती है आरिफ भाई? पत्थर उछाल के? हाँ नहीं पत्थर उछालने वाले क्या? नहीं, अमन शांति की बात कैसे होती है? पत्थर उछालने दिया जाए, जिसका जो मन आए करे, खुला छोड़ दिया जाए, आप ये चाहते हैं? ये नफरत वालों को आप लेके आ जाएंगे, कमर खोदने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम 4 लोगों को लेकर नहीं आए भाई, ये कमरा उठाइए, ये 4 लोग को लेकर नहीं आए हैं। ये वृंदावन में आप आ जाइए, आपका भी स्वागत है आरिफ भाई। ये लोगों की भीड़ है, ये लोगों की भीड़ है, ये अपने मन से लोगों को लेकर नहीं आ गए हैं। ये लोग यहाँ पर आए हैं मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए। आप बोलिए, आप इशारा करिए, मैं किससे पूछ दूं, किससे बात कर लूं, ताकि आपके मन को लग जाए। ये यहाँ पर कृष्ण के भक्त हैं, यहाँ पर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। अब आरपी सिंह, ये इनका बयान, अब ये चाहते हैं कि खुला छोड़ दिया जाए, तब जबकि संभल संवेदनशील है, खुला छोड़ दिया जाए, इस तरीके की कोई बयान की कोई जरूरत नहीं है। सीओ ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप आइए, आपको अगर होली के रंग से दिक्कत नहीं तो आप होली खेलिए, चाहे आप घूमिए। तो अगर होली खेली जाएगी और होली का रंग थोड़ा सा चीट पड़ भी जाएंगे तो उस कारण से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि जिसको अगर होली के रंग से दिक्कत है वह जरा देर से आए, घर बैठे, या देर से आए, होली के बाद आए। इसमें मुझे समझ लगता है इसमें इतना बड़ा इशू क्या है। परंतु मैं माफी चाहता हूँ, आपके यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक हैं फाजिल अहमद साहब, वो औरंगजेब के इतने पक्षधर हैं, वो मतलब कमाल हो गई। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। मतलब मुझे आपको शायद फाजिल साहब आप चेक कर लीजिए, आपके पूर्वज भी सनातन में विश्वास करने वाले लोगों से रहे होंगे, और जिन्होंने शमशीर लोग के नीचे आकर अपना धर्म बदला होगा, तभी आपका धर्म बदला गया। अच्छा लगेगा हम बोलेंगे, अभी अच्छा लगने का मतलब थोड़ा कि फाजिल भाई बोलिए, फाजिल भाई बोलिए, जिसने आपका तलवार की नोक के नीचे आपका धर्म बदल दिया हो, वो अच्छा लगेगा आपको? नाराजगी क्यों हो रही है? ये तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भाजपा थोड़ी ज्वाइन कर ली है कि हम वही बोलेंगे। अभिव्यक्ति, अरे अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब थोड़ा कि आप ऐसे कांता के खिलाफ ऐसे करूर राजा की तारीफ करने लगेंगे, ऐसे करूर जो धर्म परिवर्तन करता था उसकी तारीफ करने लगेंगे, जिसने अपने पिता को जेल में डाला, जिसने अपने भाई का सर काट कर अपने पिता को भेज दिया, जिसने अपनी बेटी को जेल में डाला, उसकी आप तारीफ करने लगेंगे। जिसने साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत करी, उनको मार, उनका गला काटा, जिसने भाई मोती दास जी को आरी से करवाया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये औरंगजेब से इतना प्यार, संभल सीओ ने एक सख्त मैसेज दिया, उस पर इतना बवाल, तो ये हिंदुओं को क्या चिढ़ाया जा रहा है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, क्या हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, जो अभी योगी जी ने कहा है कि ये भारतवर्ष जो है वो छत्रपति शिवाजी का है, ये भारतवर्ष महाराणा प्रताप का है, ये हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं हो सकते हैं, हमारे आदर्श महाराणा प्रताप होंगे, छत्रपति शिवाजी होंगे। इसलिए ये जो हिंदुओं को चिढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे एक और बात, पॉजिटिव बात ये है कि सारे हिंदू जो है वो
संगठित हो रहे हैं और इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सहन नहीं होगा। यहाँ पर औरंगजेब की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ पर बाबर की राजनीति नहीं चलेगी, यहाँ पर आदर्श जो है वो छत्रपति शिवाजी माने जाएंगे। अब विजय राठी एक बात बताइए, अगर आप औरंगजेब की हिमायत करेंगे तो भाई ये है कि आप हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं, ये यहाँ पर लोग कह रहे हैं। और ये क्योंकि मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अयोध्या में आपकी पार्टी के सांसद बने और जिस तरीके से अखिलेश यादव अच्छी बातें लेकर घूमना भी चाहिए, लेकिन पब्लिक के बीच लोग ये कहते गए कि वो इसलिए साथ लेकर घूम रहे थे कि चिढ़ा सके हिंदुओं को। देखिए राकेश जी, ऐसा अगर राजनीति की बात करें तो कोई बेवकूफ भी ये बात बता सकता है कि औरंगजेब को जिंदा कौन रखना चाहता 300 साल बाद। उससे सीधा सीधा अगर पॉलिटिकल माइलेज की बात करें तो फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को है, तो समाजवादी पार्टी या विपक्षी क्यों उसे जिंदा रखेंगे, तो समझने वाली बात है ना। तो किसका उसमें पूरा फायदा भारतीय जनता। दूसरी बात है, अबू आजमी ने बीजेपी के कहने पर बोला, अबू आजमी ने बीजेपी के कहने पर बोला भाई को एमएलए का टिकट दिलाना चाहते हैं, इसलिए सीओ का बयान दे रहे। इसको कोटे से भर्ती हुए अपने आप आईपीएस बनना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को करना चाहते हैं। नहीं, एक मिनट देखिए करके विजय राठी भाई, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। विजय राठी जी, अबू आजमी ने क्या औरंगजेब के बारे में जो भी बोला, क्या बीजेपी के कहने पर बोला? अगर औरंगजेब प्रेमी का इलाज करने की बात सीएम योगी कर रहे हैं तो आपकी पार्टी के महासचिव कह दे रहे हैं कि कहीं और जाए तो इनका भी इलाज हो जाएगा। अगर ये औरंगजेब प्रेम नहीं है, नहीं, ये हिंदुओं को चिढ़ाने का काम नहीं है। पहले देखिए, सीओ साहब तो अपने भाई को दिलवाना चाहते हैं बीजेपी का एमएलए का टिकट और खुद बनना चाहते हैं आईपीएस, वो तो इसलिए कर रहे हैं। दूसरी बात रही बात औरंगजेब की, औरंगजेब जितना खराब था हम लोग उसको कहें, लेकिन हम जो अगर सच्चाई इतिहास में, चाहे आरसी मजूमदार हो या प्रोफेसर पुनियानी हो या पट्टाभी सीतारमैया हो, अगर उनकी किताबें पढ़े, अगर हम सच बात बोल देंगे तो कहेंगे आप तो महिमा मंडन कर रहे हैं। हम कहें उन्होंने मंदिर भैया फिर वही दिक्कत है ना, पढ़िए ना कि 1800 मंदिर तोड़े। यहाँ मथुरा में जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर केशव देव मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाया, ये नहीं किताबों में आपको दिखता है। चलिए खैर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, रुकेंगे।